अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, मुल्क एक तरफ मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, दूसरी जानिब क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है मुल्क में, और तीसरी जानिब IMF का बेल आउट पैकेज जो कि हमारा सरदर्द बन चुका है। ऐसे हालात में अवामी सहूलियात का फ़ैसला करना और आवाम के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ मनसूबों पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल, इंतहाई नामुमकिन था। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हालात में जबकि हमें क्राइसिस का सामना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। सबसे पहले आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने जो इस्लामाबाद में एक मंसूबा जिसे बहुत ज़्यादा डिले रखा गया और 3.5 साल तक, जो कि मेट्रो का मंसूबा था, जो कि G9 से एयरपोर्ट तक था, वो भी तातुल का शिकार था, मुअत्तल उसे समझे, लेकिन उसे भी बहाल किया गया। और उसके फौरी बाद अब मास ट्रांजिट, यानी मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं पूरी दुनिया में, जिस पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती रही कि मास ट्रांजिट के मंसूबे अवामी फलाह बहबूद के लिए नहीं है बल्कि सेहत और तालीम आवाम का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेहत और तालीम में क्या इस मैदान में क्या करती रही वो भी आपके सामने, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं जिसकी सब्सिडी को हराम भी करार दिया जाता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसमें बरतानिया और दीगर ममालिक शामिल हैं वहाँ पर भी मास ट्रांजिट के मंसूबों को सब्सिडाइज़ किया जाता है, जबकि यहाँ सब्सिडी को नाजायज़ करार दिया गया और ख़ुद सब्सिडी भी दी गई। मास ट्रांजिट पे तनकीद करके उन्हें जंगला बस करार दिया गया, लेकिन ख़ुद जो BRT बनाई गई उस पर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का सामना है। आज इफ्तिताह हुआ है, बड़ा अहम इफ्तिताह हुआ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए। बहुत अच्छी खबर है कि उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया गया। एक तरफ फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, आलमी मार्केट में अब कुछ रिड्यूस हुई हैं प्राइसेस, और हमें ये खुशखबरी मिली है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस अब कम होंगी। दूसरी जानिब खुर्दनी तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपए कमी होने के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं। इस पर भी तफसीलन बात हुई है और वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस पे तफसीलन बात की है। आपको बताते चलें कि ग्रीन लाइन जो मंसूबा है ये 15.5 किलोमीटर तवील है और 8 मुसाफिर स्टेशन जो हैं वो इस पे बनाए गए हैं। इसी तरह ब्लू लाइन 20 किलोमीटर का मंसूबा है जिस पर 13 मुसाफिर स्टेशंस बनाए गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि सर्विसेज की सहूलियत के लिए हमेशा जैसे चीन मदद के लिए आगे आता है, 30 बसें शामिल की गई हैं और ये चेयरमैन CDA का कहना है। अब अवामी जो सफरी सहूलियात हैं उसको यकीनी बनाया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे, इन क्राइसिस में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब पंजाब में एक सियासी दर्जा हरारत बड़े उरूज पर है और पंजाब की सियासी सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और अपोजिशन की जानिब से पॉलिटिक्स आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। बजट में जो मंसूबा रखा गया था जिस पर आज बहुत तनकीद की, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घर प्रोग्राम जिसमें 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाने का ऐलान किया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने रिवर्स कर दो। और इलेक्शन कमीशन वही इलेक्शन कमीशन है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है और वो ये कह रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही सारे फैसले आते हैं। लेकिन आप हालिया फ़ैसलों में देखें, चाहे वो पंजाब के मुनहरिफ अराकीन के D-सीट होना है या अब तक जो पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को एक नोटिस जारी किया गया कि इंतखाबात के बाद तब तक इसे जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया इस फैसले को, जबकि पंजाब गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये बजट में शामिल किया गया था। इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और इस वक्त जो क्राइसिस है पंजाब में, इससे कैसे निकला जा सकता है। और 5 अराकीन जिनका ओथ ले लिया गया, उजलत में लिया गया, बड़ी जल्दी ये ओथ लिया गया स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात PMLN के इस हवाले से भी हैं, लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ात से बात आगे बढ़ गई है। ज़ाती मफादात और सियासत की बात अपोजिशन अगर करे तो उसे कैसे काउंटर किया जाए, और क्या आवाम अब समझ चुकी है, आवाम को मज़ीद समझाने की ज़रूरत है, या एक सोशल मीडिया कैंपेन जो मुसलसल हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है उसके लिए कोई काउंटर स्ट्रेटजी या हिकमत अमली तरतीब दी गई है। इन तमाम तर अमूर को ज़ेरे पाएंगे और इस पर गुफ्तगू के लिए हमने मदू किया है। सबसे पहले तारुफ करवाते चलें, ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है खालिद क़य्यूम साहब ने, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब। और डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप मेंबर कौमी असम्बली और आपका ताल्लुक PMLN से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर नईम मलिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का हमें सामना है, करंट अकाउंट डेफिसिट का हमें सामना है, 1100 अरब से 2500 अरब का हमारा सर्कुलर डेट पहुंच चुका है,
आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें जिसमें इजाफा हुआ, हुकूमत को भी एक कड़वा घूंट पीना पड़ा, अब वो रिड्यूस होने जा रही हैं, अशिया खुर्दनोश जो है वो उसमें कमी आएगी। ऐसे हालात में मास ट्रांजिट के मंसूबे को इतनी जल्दी में पाए तकमील तक पहुंचाना और उसका फौरन इनागोरेशन करना शायद ये नामुमकिन समझा जा रहा था। लेकिन जो हरीफ हैं, क्या वो इस जगह में हलीफ की फहरिस्त में या सफ में शामिल नहीं हो सकते जहां तनकीद की जाती है? डेफिनेटली तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जहां अवाम की सहूलियात या सफरी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए तो वहां पर तो तारीफ बनती है। ये बड़ा खुशाइंद है। और जैसे कि आपने कहा कि इकॉनमी जब परफॉर्म कर रही हो, जब आपका इकनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो, तो टैक्सेस की वसूली हो, तजारती हुजम ज़्यादा हो, तो फिर आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के मंसूबे ज़्यादा करते हैं। हमने देखा कि यहाँ सी पैक और जब पिछले अदवार में मोटरवे का एक जाल बन पूरे मुल्क में बेच गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ़ंड बढ़ गए, लैपटॉप जो है वो दिया गया नौजवानों को। लेकिन इस वक्त जो इकनॉमिक क्रंच है, इसके अंदर तशवीशनाक बात ये है कि पिछले 4-5 साल से हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका बजट कम हो रहा है, बजाय ये कि हुजम ज़्यादा होता वो कम हो रहा है। तो इस लिहाज से आपने ये जो कहा है कि ये बड़ा अहम है, लोगों को, शहरियों को सहूलियात चाहिए। और मेरा इससे जो आप कह रहे हैं कि इससे मैं एग्री करता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नहीं है। और ये इससे इन्वेस्टमेंट एक चीपर इन्वेस्टमेंट भी। मिसाल के तौर पे आपके नाजरीन की मैं सहूलत के लिए बताऊं, अब अगर आप पानी में इन्वेस्ट नहीं करते तो जो साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता और हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियाँ होती हैं, वैक्सीनेशन, तो वो उसकी वजह से जो हेल्थ बजट पे इम्पैक्ट आता है वो रियासत के लिए महंगा है। तो इस वक्त जो आप देख लें कि पूरी दुनिया में कोविड से इकॉनमी निकली है फेज़ में, यूक्रेन रशिया वार है, तो एक स्ट्रेस है ग्लोबल इकॉनमी पे। जिन जिन मुल्कों में इफ़ेक्टिव पब्लिक मास ट्रांजिट प्रोग्राम है, वहाँ के लोग जो हैं इससे कम मुतासर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे मेट्रो बसेस कम होती हैं अगर ना होती, अगर हमारे यहाँ एफिशिएंट रेल सिस्टम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, तो गाड़ियों की कम जरूरत तो ये कंपनसेशन भी तो हुई आवाम के लिए, आवाम के लिए कंपनसेशन है बहुत बड़ी। और अब आप ये जो कह रहे हैं, देखें कि ये एक छोटा सा शहर था इस्लामाबाद, इसी तरह लाहौर और फैसलाबाद, अब इनके साइज हुजम बहुत बड़े हो रहे हैं। तो जिस इलाके में 12 कऊ मरी और 12 कऊ की हदूद मिल रही हैं, और इसमें लो इनकम ग्रुप के लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग रह रहे हैं जो इस्लामाबाद मुलाजमत के लिए आते हैं, और उनका बाज़ लोगों की इतनी पे ही नहीं होती जितना उनका आमद और रफ्त का किराया लग जाता है। तो इसी तरह पिम्स तक चलाना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स का एक जो हमें डाटा है, आजकल के दौर में डाटा भी आ जाता है कि कहाँ से आपकी ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त है, पेशेंट्स कहाँ से हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ डायग्नोसिस में भी हमारे लिए, और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया में कौन सा वबाई मर्ज ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेकिन मेरा इसमें बुनियादी नुकता यही है कि ये इन्वेस्ट करना रियासत के लिए है। मैं जब आप रियासत इन्वेस्ट नहीं करती तो फिर आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है, फ्यूल में, पानी में आप इन्वेस्ट नहीं करते तो हेल्थ में करना पड़ता है, एजुकेशन में नहीं इन्वेस्ट करते तो फिर जहालत से सोसाइटी को ज़्यादा ख़तरा होता है। तो अब वक्त आ गया कि हमारे जैसे भी हालात हों, और एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड मैं ये देख रहा हूँ कि टैक्सों की महसूलात की वसूली बढ़ रही है। तो अगर वो अवामी सहूलियात में खर्च होती है, एक और चीज भी है कि ट्रस्ट डेफिसिट का काफी हद तक खात्मा हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जब तक अवाम और गवर्नमेंट्स के दरमियान रहेगा, मामलात जूं के तूं मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हम कहते हैं, हर ये नहीं कि माजी की हुकूमतें अब और फ्यूचर में हम टैक्स क्यों दें। भाई बात ये है कि जब आपको फ्री वैक्सीन मिली, जब यहाँ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेवा ख़वातीन को पैसे मिल रहे हैं, जब बैतुल माल से सोशल सेफ्टी जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर जो माशरे के पिसे हुए तबकात हैं उनको एक मरबूत सिस्टम से उनकी इमदाद हो रही है। अच्छा, हर चीज़ सिस्टमेटिक करने की भी ज़रूरत है, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। मैं खालिद क़य्यूम साहब आपकी तरफ आऊँगा, उसके बाद में डॉक्टर समीना मतलूब को भी शामिल करूंगा। डेफिनेटली आप तो इस वक्त इनकी बेनिफिशरी हैं, क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इस हवाले से कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी मैं डेफिनेटली डॉक्टर साहिबा से करूंगा। लेकिन खालिद क़य्यूम साहब, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांजिट के मंसूबे, ये तो डायरेक्ट इसका बेनिफिशरी अवाम है, अवाम इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे। इस पर क्रिटिसाइज करना, अदालतों से रुजू करना, और बिजली मुफ्त अगर 100 यूनिट अगर किसी को मिल रही है तो जो पिसा हुआ तबका है अगर वो इसका बेनिफिशरी बनने जा रहा है, तो इस पर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना
क्या आवाम को बेवकूफ बनाने के मतरादिफ है? क्या आवाम को समझ नहीं आती कि कौन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और कौन इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है? अच्छा देखिए कि अगर आप मुस्लिम लीग नून की तीनों जो 90 से 1990 में देखें, उसके बाद 97 में देखें और उसके बाद 2013 में देखें और उसके बाद आप शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा को आप देखें और सूबे के अंदर शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला को देखें, तो नून लीग की जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन पर अगर आप एक तायराना नज़र डालेंगे, उनको गहराई से देखेंगे, तो नून लीग का जो बयानिया है वो जो है वो डेवलपमेंट के साथ जो है वो तरक्की के साथ जो है वो जुड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौरे हुकूमत था उसमें लाहौर सियालकोट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की बुनियाद रखी गई। फिर उसके बाद 97 का जो दौर था उसमें देखें तो फिर उसमें M2 जो है वो शुरू की गई और उसके बाद जो 2013 का जो उनका दौरे हुकूमत था उसमें अगर आप देखें तो मोटरवेज का जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जाल बिछा दिया गया। और इसी तरह पंजाब में आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो पंजाब के अंदर आपको जो है उनके जो पहला दौरे हुकूमत दूसरा दौरे हुकूमत था उनका, उसमें मेट्रो बस सर्विस 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उस पर जो है वो काम शुरू हुआ और मुकम्मल हो गया। और उसके साथ जो उनका दूसरा वज़ारत आला का दौरे हुकूमत था उसमें वो जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसका बड़ा मंसूबा जो है वो देकर गए। और यहाँ तक सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, पंजाब के जो बड़े शहर हैं जिसमें मुल्तान है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, वहाँ पर जो है वो मेट्रो बस के मंसूबे दिए गए। और इस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबा जाते हैं वो आपको पूरे पंजाब में जो है शहबाज शरीफ साहब के दौर में नज़र आए। और मैं आपको बताऊं कि जब वो पंजाब की वजारत आला छोड़ कर गए, उनकी बतौर वज़ीर आला उनका दौर ख़त्म हुआ, तो उस वक्त पंजाब का जो ADB था वो 635 अरब रुपए का था। बदकिस्मती से पिछले 4.25 साल के दौरान सिर्फ पंजाब की मैं अगर आपको बात करूं तो ये 500-600 से नीचे तक जो है वो ADB पंजाब का रहा है। और पूरे पंजाब के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको कोई पिछले 4 साल के दौरान PTI की हुकूमत के दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। और देखिए कि जब मोटरवेज नवाज शरीफ साहब के दौर लेकिन में ये खालिद क्यूम साहब आप जो बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो PTI का मौकिफ तो ये है कि हमारे लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जो तवीलुल मुद्दती मंसूबे हैं, कहते हैं कलीलुल मुद्दती मंसूबे सिर्फ वोट के हुसूल के लिए किए जाते हैं। देखिए कोई हमें तो देखिए लाहौर जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है। तो मुझे बताएं कि आपको लाहौर के अंदर कोई आपने कोई प्रोजेक्ट PTI की हुकूमत का कोई नज़र आया आपको, आपने देखा है? आपको कराची के अंदर उनका कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपने देखा है? या किसी दूसरे बड़े शहर के अंदर उन्होंने अगर उनका कोई प्रोजेक्ट है तो वो हमें आप बताएं। बल्कि हुआ ये कि जो माजी के जो नवाज शरीफ साहब की और नून लीग की हुकूमत के दौर के जो मनसूबा जाते, ये जो इस्लामाबाद के जिस मेट्रो बस मनसूबे की आप बात कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के नून लीग की साबिक हुकूमत जब ख़त्म हुई 2018 में तो उससे पहले इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन 4.25 साल तक तो इसको जो है इस पर तवज्जो ही नहीं दी गई, इसको शुरू ही नहीं किया गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के 1 हफ्ते के अंदर जो है इस मंसूबे पर उन्होंने आकर जो है उस पर काम जो है वो शुरू करा दिया। तो मैं समझता हूँ कि देखिए कि नून लीग की हुकूमत अगर आई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं, तो अब आपको डेवलपमेंट का एक बयानिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको सूबों के अंदर और हर तरफ जो है वो आपको नजर आएंगे। और एक मैं आपको बात बताऊं कि जब 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त भी वो 11,000 मेगावाट सरप्लस जो बिजली थी अब वो जो है वो हवाले करके गई, पैदा करके गई। और उसके बाद ये हुआ कि जो कारखाने पंजाब के अंदर लगाए गए, सिंध के अंदर लगाए गए, ग्वादर में लगाए गए, उन कारखानों को चलाने की साबिक दौर में जो है जो कैपेसिटी थी उनकी उसके मुताबिक उनको चलाया नहीं गया। कुछ कारखाने जो थे वो जो है वो मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिए गए।
ठीक है, जबकि ज्यादातर लेट्स जो सी इस कारखाने थे बिजली के कलील पावर मुद्दती प्लांट, जो उनके लिए ईंधन जो की टेन्योर सप्लाई है का उसमें इंतजाम नहीं कितना किया, पीएमएलएन जो है जिससे मजीद 7,000 और जो मेगावाट दीगर जो है वो बिजली का इत्तेहादी हैं वो शॉर्टेज कितना परफॉर्म 60 कर साल पाएंगे। पैदा हुआ। तो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा खालिद क्यूम साहब। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, बहुत सारे मंसूबे जो कि तातुल का शिकार रहे, मुअत्तल रहे, चाहे उसमें हकला टू डीआई खान सेक्शन था मोटरवे का, चाहे सखर हैदराबाद वाला सेक्शन था, या इस्लामाबाद का मेट्रो का मंसूबा था, इसी तरीके से कुछ और ऐसे मंसूबे थे जिसे रोक दिया गया क्योंकि डेफिनेटली उसकी इनागुरेशन करना मुश्किल थी क्योंकि उसमें आपको पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं होता। तो क्या सिर्फ सियासत ही हमारे मुल्क में होगी? और एक और बड़ा एक अहम नुक्ता कि ये बताया जा रहा है, आपकी जो अपोजिशन है यानी आपके जो हरीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सिर्फ नुमाइश के तौर पे ये सब कुछ कर रही है। अवाम को रोटी की ज़रूरत है, अवाम महंगाई से तंग है, अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए और अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मंसूबा जो इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस का आते ही जो मियाँ शहबाज शरीफ ने तवज्जो की और सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने वहाँ मेट्रो चला दी, जबकि रोड्स पे उसी तरीके से गंद पड़ा हुआ था और हर चीज़ डिस्टर्ब पड़ी हुई थी जो कि 4 सालों से पड़ी हुई थी। मुझे ये बताएं कि एक चीज़ तैयार पड़ी है और उसको डिले करना और उसको इनॉग्रेट ना करना और उसको स्टार्ट ना लेना, इसमें भी तो लॉस है। हर चीज़ वक्त के साथ मटेरियल महंगा हो जाना और उसकी मेंटेनेंस महंगी हो जानी, तो ये हमारे मुल्क का लॉस है। ये अगर उसको स्टार्ट कर देते तो अवाम का भला ही था, जो कि शहबाज शरीफ ने हमारे मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुआ था और जब मुस्लिम लीग का टाइम ख़त्म हुआ वो वहीं रुका रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग के दौर में उसको रीस्टार्ट किया, मौका दिया। आपको मैं लोधरा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लोधरा है, मेरी लोधरा से जो मेट्रो बसें थी, हमारे बच्चे, ये एक बहुत पुअर और बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे बच्चों को बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स पढ़ने की इजाज़त देते हैं, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक। वो मेट्रो ही थी जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो गए थे और वो अपनी बच्चियों को इजाज़त दे रहे थे कि स्टॉप तक छोड़ जाते थे और वहाँ से बच्चियाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चली जाती थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई और हमारे जो मुज़ार साहब थे, उन्होंने तमाम इलाकों की स्पीडो बसें अपने डेरा गाजी खां की तरफ वो शिफ्ट कर ली। उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे इलाके के बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते थे वो वहीं का वहीं उनकी तालीम स्टॉप हो गई। ये देखिए कितना बड़ा लॉस है। हमारे बच्चे की तालीम रुक गई और हम लोगों को एहसास तक नहीं। और जैसे ही हम लोग आए, हमजा शहबाज ने आते ही वो बसें दोबारा यहाँ पे अवेलेबल करवाई और अब मैं ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में लोगों के पास फिर हूँ और मैं कन्वेंशन कर रही हूँ, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार जो वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की स्टडी कंटिन्यू हो गई। हमारी बच्चियों की, असल में बच्चियों की स्टडी का प्रॉब्लम था वो जिसको वो बहुत साउंड एंड सेफ महसूस करते हैं क्योंकि उसमें मेल बच्चे जो हैं उसका पोर्शन अलग है और फीमेल के पोर्शन अलग है। वालिदैन बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर समीना साहिबा, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिस पे बार बार बात हो रही है कि इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई से पिसती जा रही है और अब अशियाए खुर्दोनोश जो है वो बंदों की दस्तरस से बाहर निकल चुकी है। अब ईद कुर्बान का वक्त भी आ रहा है करीब। डेफिनेटली ये मंसूबा तो बहुत अहम मंसूबा है। इसमें सरकारी मुलाजमीन से लेकर एक आम आदमी, ले मैन, मिडिल क्लास आदमी जो है वो उस पर सफ़र करेगा। 1 माह मुफ्त सफ़र किया जाएगा तो डेफिनेटली वो भी हमारे कौमी ख़जाने पर, उसकी हमें डेफिनेटली सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसे सब्सिडाइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब जो ईद आ रही है तो ईद पर जो इस वक्त मवेशी मंडियों की सूरत हाल है, क्योंकि ये डेफिनेटली इससे जुड़ा हुआ है, एक आम आदमी का मसला है। मवेशी मंडियों में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा, बदइंतज़ामी नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसे ज़बू हाली का शिकार है कि मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। एक आम आदमी को ईद पर रिलीफ चाहिए, उसे घी पे रिलीफ चाहिए, उसे
दालों पे रिलीफ चाहिए, उसे दीगर अशियाए खुर्दनोश पर रिलीफ चाहिए। ये मंसूबे तो काबिल सताइश हैं, नो डाउट, लेकिन अगर अवाम को इसका मतबादिल यानी उनको रिलीफ दे दिया जाए तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? बहुत बेहतर है, और हम भी यही चाहते हैं। जो ये चीज़ हम लोगों को बहुत तकलीफ में डालती है, गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ में डाल रही है। शहबाज शरीफ ने बहुत दिल पे पत्थर रख के आपके सामने वो जैसे पेट्रोल बढ़ाने की का जिक्र आता था, वो उन्होंने कितनी दफ़ा असम्बली रिजेक्ट की, और सब्सिडी और ख़जाना ना होने की वजह से सब्सिडी जब कंटिन्यूसली दी जानी पड़ती थी तो ख़जाने में और कमी आती थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये मुश्किल तरीन फैसला किया। उससे ये हुआ कि अब 2 माह में 2.5 माह की गवर्नमेंट ने 4 साल का जो खसारा था उसको हम 2 या 2.5 माह में नहीं फुलफिल कर सकते। इसके लिए हम आवाम से हाथ जोड़ जोड़ के माजरत ख्वाह है, और हम खुदा की कसम इतनी तकलीफ में है, और लोगों को तकलीफ में और भूखा पेट देख के हमारा अपना दिल दुखता है। सही। और उसके बाद आप देखिए हमजा शहबाज कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ देने की, अब बिजली में रिलीफ देने की उसने कोशिश की, चले जो 100 यूनिट तक आवाम बिजली खर्च करती है उनको फ्री दे दिया जाए। तो हमारा कंपटीशन तो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये आवाम को रिलीफ देने का मतलब है कि हम अपना जो पॉलिटिकल करियर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नहीं, हमें इस वक्त इज्तिमाई तौर पे हमें हमारी सोच एक ठीक है समीना मतलूब साहबा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। ताहिर नईम मलिक साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, पिछली गवर्नमेंट जो है वो अपने ऐसे मंसूबे जिसे पाए तकमील तक ना पहुंचा सकी, या आवाम की फलाह बहबूद की कोताहियाँ जो हैं उसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने एक शेल्टर दिया, कवर किया उसे। आज हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज भी एक कैंपेन चल रही है, एक कैंपेन जिसके तो हर शख्स मुखालिफ है कि हमारी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है, हमारे मुक़द्दस इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है, हमारी आला अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। उसके लिए तो चलें साइबर क्राइम एक्ट है, बाकी दीगर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अवाम आज क्योंकि एक लेमैन, एक आम आदमी को करंट अकाउंट डेफिसिट का नहीं पता, उसे IMF के बेल आउट पैकेज में क्या क्या किया है उसका पता नहीं है। क्योंकि मैं अपनी मेहमान को भी शामिल करूंगा, उज़्मा रियाज जदून साहिबा हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया उज़्मा रियाज जदून साहिबा। उज़्मा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बस मैं ताहिर मलिक साहब से क्वेश्चन शॉर्ट, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, और इस सोशल मीडिया कैंपेन में पॉलिटिकली इनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, क्योंकि एक आम आदमी को इस बात की समझ नहीं। एक आम आदमी बोलते हो पेट्रोल महंगा हो गया, एक आम आदमी के हो तेल महंगा हो गया, ये तो पिछली हुकूमत ही ठीक थी। हम आने वाली हुकूमत को हमेशा मौरूद इल्ज़ाम ठहरा के पिछली हुकूमत को याद करते हैं। एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर भी है। काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इस रविश को तब्दील होना चाहिए। अगर आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया और बांग्लादेश में, वहाँ हमें तसलसल नज़र आता है कि जो उनकी मईशत 1991 में पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी थी, नेहरूवियन मॉडल थी, जबकि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन थी इकनॉमिक। तो वहाँ मनमोहन सिंह ने जब वज़ीर ख़जाना वो बने तो उन्होंने वो रिफॉर्म्स की, और उसके बाद आपको याद होगा 90s में डॉक्टर साहब के बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट आई, लेकिन इंडिया में आज भी उन मनमोहन सिंह की रिफॉर्म पे कंसेंसस है। तो हमें भी एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंडा और चार्टर चाहिए। अव्वल तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अपने इकोनॉमिस्ट ही नहीं, ये मुस्तार लेते हैं, इनके पास कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्लान ही नहीं है। तो ये इंक्रीजिंगली रिलाई करते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, वो कैपेबल है, और आलमी मालियाती इदारों पे। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ डेफिनेटली आलमी मालियाती इदारों की रिप्रेजेंटेटिव्स को जब आप अपने इकोनॉमिक के सर्कल में शामिल करते हैं तो फिर आपको कुछ उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। प्रैक्टिस हमारी रही है माजी में। ये देखें आप, हम ऑटोनोमस करते हुए स्टेट बैंक को, और फिर कभी हमने कहा कि जी हम नेपरा को जो है ऑटोनोमस कर रहे हैं, कभी हमने कहा हम ओगरा को कर रहे हैं, कभी हमने कहा कि जी हम स्टेट बैंक को कर रहे हैं। तो ये में इंतशार नज़र आता है। आप देखें अमेरिका में भी अब पार्लिमानी जमहूरियत में जो सियासी जमातें, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उनका वाज़े हमें इकनॉमिक एजेंडा डिफरेंट नज़र आता है।
यहाँ किसी सियासी जमात का कोई इकोनॉमिक तो एजेंडा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं ना। करते हैं। अब ये है कि वो उधार तेल दोस्त मुल्कों से लेना, IMF की शराइत मांगना, ये कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा नहीं है। दूसरा ये कि ये इसके ऊपर जितना हम आपका प्रोग्राम में मुझे खुशी हो रही है कि दूसरा सवाल है इकोनॉमी पे, जो लोगों के रियल इश्यूज हैं उसके बजाय दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे से बदतमीजी, जो असल है इकोनॉमी पे फोकस होना चाहिए, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए ताकि हम एक मजबूत माशी पॉलिसी बना सकें। जिस शक्ल में इकोनॉमी डिस्कस होती है, जब तक इस मुल्क की फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के इकोनॉमी की खबरें नहीं आएंगी, हम आगे तरक्की नहीं करेंगे। डेफिनेटली हमारी पॉलिटिक्स भी सिटीजन सेंट्रिक नहीं है ना, हमारी पॉलिटिक्स भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, ये एक बदकिस्मती। उज़मा रियाज जदून साहिबा, ये बताइएगा कि मैं ये नहीं कहता, हमने कभी कहना भी नहीं है कि किसी जमात पे गद्दारी का लेबल लगाना, किसी जमात को इस तरह क्रिटिसाइज करना कि उसकी हुब्बुल वतनी पे, उसकी पेट्रियटिज्म पर कोई नुक्ताचीनी करना, ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करना मुनासिब नहीं है, फिर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये बताइएगा कि आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, ब्लू लाइन का इफ्तिताह हुआ, इसी तरीके से पंजाब में एक ऐलान हुआ था, बजट में वो शामिल किया गया था कि 100 से कम यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ये तो अवामी मफादात के फैसले हैं जिससे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो यूटिलिटी की शक्ल में हो। तो इस पे तनकीद के बजाय अगर थोड़ा सा मुस्बत रवैया इख्तियार किया जाए तो क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए सज्जाद साहब, तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं होती कि भाई खुदा ना खास्ता हम इनके इन मंसूबों से खुश नहीं हैं, या हम ये समझ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मसला ये है कि देखिए, जब आप कोई घर लेते हो और उस घर के अंदर आप उसको जब डेकोरेट करते हो तो सबसे पहले आप अपनी इनकम इंक्रीज करते हो, और जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप अपनी इनकम के तहत अपने घर के अंदर सोफा सेट भी लेकर आते हो, आप अपने बेडरूम्स को भी सेट करते हो, आप अपने ड्राइंग डाइनिंग को भी सेट करते हो। ना कि ये कि आपने घर लिया और उसके बाद आपने लोगों से उधार पकड़ना शुरू कर दिया। जब तक आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर नहीं करोगे, इकोनॉमिक पॉलिसी आप आजाद नहीं बनाओगे, तब तक आपका मुल्क तरक्की की राह पे गामजन नहीं होगा। देखिए जी, इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका मेन मंशूर ये होना चाहिए कि उसने अवाम को रिलीफ देना है, उसने पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना है, उसने ये देखना है कि इंडिविजुअल की तनख्वाह कितनी है, वो कितने पैसे कमा रहा है और किस तरह से उसका गुजर बसर होगा। लेकिन अगर आप ये कर दें कि एक रोटी और मकान के लिए बंदा, रोटी और कपड़े के लिए बंदा तरस रहा हो, उसके लिए आप कहते हैं बड़े बड़े। अच्छा उज़मा साहिबा, मैं आपकी बातों से, बहुत बातों से इत्तेफाक करता हूं और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बदकिस्मती रही है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ पे हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तकारीर में जो है तालीम हम मुफ्त दे देंगे, सेहत ये तो देनी है रियासत ने। कुछ हमारे हालात इस तरह के हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल हैं। अभी आपने कहा कि जी घर के अंदर जब आप कोई डेकोरेशन करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं तो आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। आपने ये भी कहा कि हमें जो है वो आवाम के लिए सोचना चाहिए, और आपने ये कहा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से भी आपने बात की। तो अभी जो रिसेंटली हमने ये सब कुछ देखा कि आप लोगों ने तो उधार वाली बात की ना, IMF का बेल आउट पैकेज लिया, आवाम को बताया नहीं कि आप लोगों ने वहाँ बिजली के टैरिफ में इजाफा करने की बात की। फिर आप लोगों ने 3 से 4 माह तक सब्सिडी दी, ख़ास तौर पर पेट्रोल प्राइसेस पे सब्सिडी दी, जिसकी वजह से IMF की नाराज़गी और मौजूदा हुकूमत को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो आपने भी तो उधार वाली बात ही की ना, सब्सिडाइज करना भी तो उधार ही है। देखिए जी, जिस तरह ये हमसे बात करते हैं ना कि IMF से हमने मुआहदे किए हैं, तो सिंपल मैं इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अब वो IMF का मुआहदा आप अवाम के सामने ले आए और बताएं कि जी हमने क्या मुआहदा किया था। हमने तो IMF से वो मुआहदे किए ही नहीं जिसके अंदर उन्होंने हमें कहा कि अब सब्सिडी वापस लीजिए, आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, आप बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं, आप गैस की प्राइसेस बढ़ाएं। हमने तो ये किया ही नहीं। हम तो पेट्रोल के लिए तो बेल आउट कैसे हुआ? ये बेल आउट कैसे हुआ?
देखिए जी, जो पिछले जो IMF के साथ मुआहदे चल रहे थे उनको तो एक के साथ चलना था, लेकिन ये कहना कि हमने खुदा न खास्ता उनके साथ नए मुआहदे किए। अच्छा देखिए सज्जाद साहब, एक चीज देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ भी गवर्नमेंट में है, जरदारी साहब भी गवर्नमेंट में थे, सारे PDM की जमातें, जो 13 जमातें थी यहाँ पे मौजूद थी, और ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज देख रही थी, हमारी फॉरेन पॉलिसीज देख रही थी। इनको तो पता था ना, अगर ये समझते कि भाई वाकई हमने गलत डिसीजंस लिए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के हमारे गलत डिसीजन है, फॉरेन पॉलिसीज के हमारे गलत डिसीजन है, हमारी GDP इंक्रीज नहीं हो रही, हमारी आखिरी नुक्ता मैं उज़मा साहबा आपसे पूछना चाहूंगा, ये आखिरी नुक्ता, क्योंकि वो हर चीज पे मैं तनकीद आप करना नहीं चाहता, क्योंकि डेफिनेटली इसको काउंटर में कर सकता हूं, बहुत सारी आपने चीजों को डिस्कस की। एक नुक्ता इसमें बड़ा अहम है, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर में ले आते हैं कि जी हुकूमत गलत कर रही है, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लोगों की मफाद की बात होती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान इत्तेहाद के साथ बैठ के मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस में निकालने में अपने अपने तजर्बात को शामिल करके, एक दूसरे से इस्तेफादा करके एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सकती है, जिसने आपको कड़कती धूप में झुलसते बदन में खड़े होकर वोट दिया और इस आसरे में दिया, इस आस में दिया कि आप उनकी फलाह बहबूद, उनके बच्चों के लिए मुफ्त सेहत, तालीम और उनके मसाइल को आप दूर करेंगी, खत्म करेंगी? बहुत अच्छी बात आपने की, और हमको इन तमाम चीजों में एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक आप मुझे ये बताते हैं कि जो ये PDM की गवर्नमेंट है, इसने अभी तक क्या किया, कौन से लोगों को रिलीफ दे दी, कौन सी बेहतर माशी पॉलिसीज ये लेकर आ गए, कहां से इन्होंने, आप अपने तजर्बात शेयर कर लें ना, आप लोग अपने तजर्बात शेयर कर लें, क्योंकि आप लोगों ने तो मुल्क को बहुत अच्छा जो है वो माशी तौर पर इस्तेकाम बख्शा। आज हर आदमी जो है वो अपने घर में रहता है, करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं, 50 लाख लोगों को घर भी मिल गए हैं, हर आदमी जो है, अभी हम बाहर मुल्क नहीं जाते, लोग भी इस मुल्क में आना शुरू हो गए हैं, तो इन्हीं तजर्बात से इस्तेफादा करवा दें। तो छोड़ देते ना सज्जाद साहब, 1.5 साल और छोड़ देते आप लोग। आप लोगों ने अगर इतने सियाने थे, ये PDM इतनी सियानी थी, और इसने अगर हमारी पॉलिसीज पे ऑब्जेक्शन करके हमें निकाला है, तो फिर ले आए ना। अगर आप लोग भी खुश हैं इनकी इन पॉलिसीज के साथ, तो ठीक है, आप लोगों को चाहिए कि इसी तरह से इनको सपोर्ट करते रहें और इनकी बातें मानते रहें। तो फिर क्यों तकलीफ होती है? अवाम के चेहरे की मुस्कुराहट हमारे सामने और अवाम का गमजदा चेहरा, ये दोनों हमारे सामने होते हैं, इसीलिए हम ये सवाल करते हैं। देखिए जी, गमजदा चेहरा अगर था अवाम का, तो आया इन्होंने लोगों के गम को खत्म करते हुए पेट्रोल 90 पे लेकर आ गए, बिजली की यूनिट इन्होंने 24 रुपए से बढ़ा दिए। मतलब इन्होंने कहां से बिजली की यूनिट उठा के कहां पे लेकर चले गए? या इन लोगों ने बिजली के यूनिट कम कर दिए थे, उसकी पर यूनिट के ऊपर इन्होंने कीमत उसकी कम कर दी, गैस की प्राइसेस कम कर दी। क्या इन्होंने किया? उज़मा साहिबा, ये एक डेफिनेटली हमारे शो से एक सजेशन ही जाती, एक सवाल ही जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात हल हों। अलग मामलात हैं ताहिर मलिक साहब कि अवाम का मैंडेट, चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अवाम का ही मैंडेट है। मैं और आप ही वोटर हैं ना, हमने ही वोट दिया है, तो हमने तो इस आस पे वोट दिया है कि जी हमारे मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। हमें कोई किसी पार्टी के झंडे या स्लोगन से तो एक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है ना। एक आम आदमी तो कहता है कि जी जो हुकूमत उनके लिए बेहतरी लेकर आए। अभी आपने जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का एक आइडियलिज्म और उसकी भी बात की कि वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नजर आती है उनकी पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट बेशक बदल जाती है, लेकिन एक आम आदमी के फलाह बहबूद का मंसूबा रुकता नहीं है। इस बात में कोई दूसरी बात की गुंजाइश नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तातुल का शिकार किया, मसाइल पैदा हुए लोगों के लिए। आज हम इस नहज पर आ गए हैं कि हुकूमत गैर मकबूल फैसले करने जा रही है और कोई भी हुकूमत और कोई भी पार्टी जो है इस तरह काम नहीं करती। देखिए, एक तो मसला ये सिर्फ कोई 3 साल या 3 साल, मैं चाहता हूं, मैं दोबारा आपको इंटरप्ट करूंगा सर। अली हैदर गिलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि डेफिनेटली एक पॉलिटिकल वो बनता है। अली हैदर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अली हैदर गिलानी साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है और गैर मकबूल ये फैसले हो रहे हैं। डेफिनेटली ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, आज उसे सराहना चाहिए, अपोजिशन को भी सराहना चाहिए। हम सब भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए सफरी सहूलियात और एक कंपलसेशन है, पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं और बड़ी कंपलसेशन मिल रही है आवाम को ताकि लोग सफर कर सकें। आप लोग अपना ये बयानिया, ये नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए, सोशल मीडिया पर भी इस वक्त आप लोग वो कैंपेन नहीं कर पाए कि एक आम आदमी को बताएं
कि ये पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, बिजली की टैरिफ में क्यों इजाफा हो रहा है, गैस क्यों बढ़ती जा रही है, सर्कुलर डेट यहां तक कैसे पहुंचा, तो वो कैंपेन आप लोग नहीं कर पाए। ये एक छोटा फ्लॉ है जो आप लोग, ये गैप है जो छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल। आप अगर पीटीआई के साथ हमारा मुवाजना करें जो साबका हुकूमत थी, तो वो तो हम उनकी तरह तो हमारी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, जो कि उन्होंने सारा दिन सुबह से लेकर रात तक वो टीवी पे बैठ जाते थे और जो हुकूमत और जो गवर्नेंस थी वो बिल्कुल जीरो थी और कोई इन्होंने काम नहीं किया पिछले 4 सालों में, सिर्फ टीवी पे बैठे हैं। हमने हमारी जो आप सोशल मीडिया या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की बात करें, उसमें जो रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो सोशल मीडिया पे भी और जितना हो सके प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो आ रही है। लेकिन हम इस बात के कायल हरगिज नहीं है कि टीवी पे बैठकर हम सिर्फ लोगों को झूठ बेचें और पीछे से कोई काम ना हो रहा हो। हम हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है और हम हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काबीना के साथ, अपनी टीम के साथ, इकोनॉमिक टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और वो आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं मेरा अली हैदर आपसे सवाल जो था वो बुनियादी तौर पर ये था कि अब उज़्मा रियाज जदून साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम शो में मौजूद थी, आप कुछ ताखीर से आए। वो ये कह रही थी कि एक आम आदमी की बात कर रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आम आदमी को इन टेक्निकलिटीज का पता नहीं कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको फिर बेल आउट नहीं करते जब तक आप आईएमएफ के साथ जो है फाइनलाइज ना करें। एक चीज को एक आम आदमी को समझ नहीं आता इन टेक्निकलिटीज का। वो ये कहते हैं कि जी हमारे दौर में बिजली कम थी, इनके दौर में ज्यादा हो रहे टैरिफ। वो कहते हैं हमारे दौर में पेट्रोल की कीमतें हमने उसको स्टेबल रखा हुआ था, इन्होंने आके इंक्रीज कर दी। जी मैं समझ रहा हूँ, जी मैं समझ गया हूँ। देखिए आम आदमी, मैं हर रोज हम आम आदमी से हमारा ताल्लुक है, हम रोज आम आदमी से मिलते हैं। मैं अभी भी मुल्तान में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हूँ। आम आदमी को ये पता है कि 2018 का पाकिस्तान एक बहुत बेहतर पाकिस्तान था, बहुत स्टेबल, इकोनॉमिकली बड़ा स्टेबल पाकिस्तान था बनिस्बत 2022 के। और आम आदमी को ये भी पता है कि 2018 से लेकर 2022 तक जिसकी हुकूमत थी, ये क्रेडिट भी उसी को देंगे वो कि जो जितनी भी मिस गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के हालात और आईएमएफ के साथ जो इन्होंने डील की, तो आम आदमी माशाल्लाह बाखबर है और उसको पता है कि ये तमाम मामलात जो बिगड़े हैं हमारे, और जितनी बुरी तरह किस्मत परफॉर्मेंस थी, जितनी बुरी तरह ये बिगड़े हैं, इसका सेहरा इमरान खान और उनकी जो टीम थी उसको जाता है, उनके सर जाता है ये सेहरा। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको आए हुए तो भी 2.5 महीने हुए, और 2.5 महीने में अगर आप हमारे से पूछे हिसाब में जो कि हम देने को तैयार हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि हमने बहुत बेहतर काम किया है। अच्छा अली हैदर गिलानी साहब, बड़ा एक अहम पोर्टफोलियो आपके पास है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब में क्राइसिस चल रहा है, एक तो हमने अपनी अदालतों पर इतना बोझ डाली है, इंट्रा कोर्ट अपील हो रही है, पिटिशन फाइल हो गई है, अदालतों से रुजू किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसे हम अदालत को मौका देते हैं और फिर अदालत को इंटरवीन करना भी पड़ता है और अदालतों को फैसले भी करने पड़ते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं, ये मामलात अदालतें नहीं हल करेंगी। अब रिसेंटली रोशन घर प्रोग्राम जो है 17 जुलाई तक उसे शायद पोस्टपोन इसलिए कर दिया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये कितनी आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? और ये जो रोशन घर प्रोग्राम है जिसमें 100 यूनिट्स से कम जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी, इसमें मजीद डिले हो सकता है? इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए मैं पहले तो आपसे जो आपका पहला सवाल था मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल सोच की जमात नहीं है पीटीआई। ना इनको कोई पार्लिमानी निज़ाम की समझ थी, ना इनको पाकिस्तान के आइन की समझ थी। आप चीफ मिनिस्टर के पंजाब के इलेक्शन से लेके जो इन्होंने स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर है मजारी साहब के साथ जो इन्होंने किया, उनको मारने की कोशिश की, से लेकर चीफ मिनिस्टर के 2 दफा इंतखाब हुआ और फिर जिस तरह इन्होंने अपने स्पीकर इलेक्शन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को बिल्डोज किया, कि तमाम जो इनकी हरकत थी वो पार्लिमानी ट्रेडिशन और पार्लिमानी जो निज़ाम और जो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके सरम खिलाफ वर्जी थी। और ये कोर्ट ने भी देखा कि किस तरह इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं और इन्होंने अपना जो इनका पॉलिटिकल लेवल था वो उन्होंने आवाम को बताया है। तो हम तो इन्होंने बजट को भी रोकने की कोशिश की, वो भी आपके सामने है। 12 करोड़ आवाम का बजट था, उसके लिए ये बैठ गए हमें पहले हमारे पर्चे खारिज कराएं। तो फिर पंजाब में माइट इज राइट वाला मामला चल रहा है, ये कहना दुरुस्त होगा?
ये पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश बार बार की गई है पीटीआई की तरफ से, लेकिन हमारा फोकस अवाम की खिदमत से नहीं हटेगा। हमारा फोकस आज भी गरीब अवाम को। अली हैदर गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मौक़िफ़ का बहुत शुक्रिया। और अब हम ज़रा ताहिर साहब, खालिद क़य्यूम साहब की तरफ लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के हालात तो बड़े करीब से देख रहे हैं। खालिद क़य्यूम साहब, इस क्राइसिस से पंजाब निकलेगा, पंजाब की आवाम निकलेगी? क्योंकि हमें मोरालिटी नाम की एक चीज़ जिसको हम बार बार सुनते थे, फिर वो जो स्पीकर का मनसब है, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, और फिर पंजाब असम्बली में हम सब ने देखा, वन बाय वन मैं नाम ले सकता हूं लेकिन हमारे टाइम का मसला होता है। ये क्राइसिस निकलेंगे कैसे? अकाउंटेबिलिटी कब होगी कि जिन लोगों ने असम्बली को मछली मंडी बनाया, तशद्दुद हुआ, डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ, ये हालात पैरेलल लेके पंजाब हुकूमत इतने महाज खुले हुए हैं, कैसे लेके चलेगी? देखिए, ये जो 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के सूबाई असम्बली के 20 हलकों के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि जो कायदे अवान का चुनाव है वो तो 22 जुलाई को होगा, लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो 17 जुलाई को हो जाएगा। और यकीनन इन नताइज से जो है ना सिर्फ सूबे के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, बल्कि इसके असरात जो हैं पूरे पाकिस्तान पर पड़ेंगे, वफाक पर भी पड़ेंगे। मुल्क के अंदर जो बज़ाहिर एक आइनी बहरान पैदा किया गया था, अब वो मैं समझता हूँ कि 17 जुलाई को ख़त्म होने जा रहा है। और इस हवाले से अगर आप देखें तो बज़ाहिर जितने भी 20 हलकों के अंदर सूबाई असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबले भी हैं और बड़े दिलचस्प मुकाबले भी हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि 2 हलके ऐसे हैं, एक बकर में और एक लिया में, जहां पर 2 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और उनको भी जो है वो किसी न किसी तरह नून लीग, एक आज़ाद उम्मीदवार जो बकर के अंदर हैं वो नून लीग के साबिक एमपीए रहे हैं, और जो लिया के अंदर हैं आज़ाद उम्मीदवार उनको पीपल्स पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अच्छे अंदाज से वहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। और बज़ाहिर लगता है कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो अक्सरियत से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्टेबल ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं खालिद क़य्यूम साहब, आपकी बात हम तक पहुँच गई। डॉक्टर समीना मतलूब, वेरी शॉर्ट, क्योंकि मैंने वन लाइनर पूछना है। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है बिलखुसूस पंजाब के हवाले से के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? नहीं, हमारे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और जैसे उनके चलने के तरीका कार के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो चल रहे हैं। हमें कोई उनकी किसी भी बात पे एतराज़ नहीं है। देखिए जी, वो भी एक तरह की कोर्ट ही है। ठीक है, यानी आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है डॉक्टर समीना मतलूब साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त तक की जो कारकर्दगी है? ताहिर मलिक साहब, कंक्लूड कीजिएगा, क्राइसिस से पंजाब निकल जाएगा? देखें, काफ़ी हद तक जो 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है, उसमें जो मतलूबा एक नंबर चाहिए नून लीग को, या तो फिर कायदे ऐवान के इंतखाब भी तो एक मुअम्मा बनेगा। माजी में ये हो देख चुके हैं हम, ये प्रैक्टिस पंजाब असम्बली में हुई है। कायदे ऐवान का चुनाव जो है उस पे बड़ा, मैं तो कहता हूँ, खूनरेजी से बचे। लेकिन एक डिटेल्ड जजमेंट आ चुकी है और उसमें वाजे कर दिया गया कि इजलास की सदारत कौन करेगा और कैसे होंगे, और इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया है कि उन्होंने 17 से आगे लेके 24 को ये इजलास बुलाया। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, जब पॉलिटिकल क्लास फेल होती है, आपस में बात नहीं करती, तो वो फिर तीसरे फरीक तक बात जाती। मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें तय होनी चाहिए थी स्टेक होल्डर को, वो मामलात अदालतों तक गए हैं। और अली हैदर गिलानी साहब का क्विकली मैं कहूँगा, वो जो कह रहे हैं कि हमें आवाम को इत्मीनान में इस तरह नहीं ले रहे, मेरे लिए ये बात भी तशवीशनाक है कि माजी में भी कोरम पार्लियामेंट का पूरा नहीं हुआ और इस हुकूमत में भी। तो अगर हम अवामी नुमाइंदगी हैं और हमने अवाम को इत्मीनान में लेना है और पॉलिसियों में, तो उसका पहला टेस्ट केस ये है कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर नईम मलिक साहब। खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद थे। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आप हमारे साथ आपने स्काइप से ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। और अली हैदर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।